अजनबी शहर, अकेला इंसान और एक ऐसा दिन जिसने गांधी के भीतर बदलाव की जड़ें और गहरी कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डायलॉग्स में। आज हम सुनेंगे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 35, प्रिटोरिया में पहला दिन। इस अध्याय में गांधी जी अपने उस पहले दिन की बात करते हैं जब वो प्रिटोरिया पहुंचे, एक अनजान शहर, अजनबी लोग और एक नई शुरुआत। लेकिन यहीं से उन्होंने देखा, समझा और ठाना कि अब अन्याय के खिलाफ खामोश रहना मुमकिन नहीं। अध्याय 35, प्रिटोरिया में पहला दिन। मुझे आशा थी कि प्रिटोरिया पर दादा अब्दुल्ला के वकील की ओर से कोई आदमी मुझे मिलेगा। मैं जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लेने आया ही ना होगा, और किसी भी हिंदुस्तानी के घर न रहने के वचन से मैं बंधा हुआ था। वकील ने किसी आदमी को स्टेशन पर भेजा न था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने के दिन रविवार था, इसलिए थोड़ी असुविधा उठाए बिना वे किसी को भेज नहीं सकते थे। मैं परेशान हुआ, सोचने लगा कहां जाऊं। डर था कि कोई होटल मुझे जगह न देगा। सन 1814 का प्रिटोरिया स्टेशन 1914 के प्रिटोरिया स्टेशन से बिल्कुल भिन्न था। धीमी रोशनी वाली बत्तियां जल रही थीं। यात्री भी अधिक नहीं थे। मैंने सब यात्रियों को जाने दिया और सोचा कि टिकट कलेक्टर को थोड़ी फुर्सत होने पर अपना टिकट दूंगा, और यदि वह मुझे किसी छोटे से होटल का या ऐसे मकान का पता देगा तो वहां चला जाऊंगा, या फिर रात स्टेशन पर ही पड़ा रहूंगा। इतना पूछने के लिए भी मन बढ़ता न था, क्योंकि अपमान होने का डर था। स्टेशन खाली हुआ। मैंने टिकट कलेक्टर को टिकट देकर पूछताछ शुरू की। उसने सभ्यता से उत्तर दिए, पर मैंने देखा कि वह मेरी अधिक मदद नहीं कर सकता था। उसकी बगल में एक अमेरिकन हबशी सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल अजनबी हैं और यहां आपका कोई मित्र नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूंगा। उसका मालिक अमेरिकन है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मेरा ख्याल है कि वह आपको टिका लेगा। मुझे थोड़ा शक तो हुआ, पर मैंने इन सज्जन का उपकार माना और उनके साथ जाना स्वीकार किया। वे मुझे जॉनस्टन फैमिली होटल में ले गए। पहले उन्होंने एम्मी जॉनस्टन को एक ओर ले जाकर थोड़ी बात की। एम्मी जॉनस्टन ने मुझे एक रात के लिए ठिकाना कबूल किया, और वह भी इस शर्त पर कि भोजन मेरे कमरे में पहुंचा देंगे। मीटर जॉनस्टन ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में तो काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे ग्राहक सब गोरे ही हैं। यदि मैं आपको भोजन गृह में भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहक बुरा मानेंगे और शायद वे चले जाएंगे। मैंने जवाब दिया, आप मुझे एक रात के लिए रहने दे रहे हैं, इसे भी मैं आपका उपकार मानता हूं। इस देश की स्थिति से मैं कुछ कुछ परिचित हो चुका हूं। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। मुझे आप खुशी से मेरे कमरे में खाना दीजिए। कल तक मैं दूसरा प्रबंध कर लेने की आशा रखता हूं। मुझे कमरा दिया गया। मैंने उसमें प्रवेश किया। एकांत मिलने पर भोजन की राह देखता हुआ मैं विचारों में डूब गया। इस होटल में अधिक यात्री नहीं रहते थे। कुछ देर बाद भोजन के साथ वेटर को आता देखने के बदले मैंने मी जॉनस्टन को देखा। उन्होंने कहा, मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी, पर मैंने उसमें शर्म महसूस की, इसीलिए अपने ग्राहकों से आपके विषय में बातचीत करके उनकी राय जानी। आप भोजन गृह में बैठकर भोजन करें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप यहां जितने दिन भी रहना चाहें रहें, उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए अब आप चाहें तो भोजन गृह में आइए और जब तक जी चाहे यहां रहिए। मैंने फिर उनका उपकार माना और मैं भोजन गृह में गया। निश्चिंत होकर भोजन किया। दूसरे दिन सवेरे में वकील के घर गया। उनका नाम था A.W. बेकर। उनसे मिला। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे उनके बारे में कुछ बता दिया था, इसीलिए हमारी पहली मुलाकात से मुझे कोई आश्चर्य न हुआ। वे मुझसे प्रेमपूर्वक मिले और मेरे बारे में कुछ बातें पूछीं, जो मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा, बारिस्टर के नाते तो आपका यहां कोई उपयोग हो ही न सकेगा। इस मुकदमे के लिए हमने अच्छे से अच्छे बारिस्टर कर रखे हैं। मुकदमा लंबा है और गुत्थियों से भरा हुआ है,
इसीलिए आपसे मैं आवश्यक तथ्य आदि प्राप्त करने का ही काम ले सकूंगा। पर इतना फायदा अवश्य होगा कि अपने मुवक्किल के साथ पत्र व्यवहार करने में मुझे अब आसानी हो जाएगी और तथ्यादि की जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी वह मैं आपके द्वारा मंगवा सकूंगा। आपके लिए अभी तक मैंने कोई मकान तो तलाश नहीं किया है। सोचा था कि आपको देखने के बाद खोज लूंगा। यहां रंगभेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं है। पर मैं एक बहन को जानता हूं, वह गरीब है, भटियारे की खी है। मेरा ख्याल है कि वह आपको टिका लेगी, उसे भी कुछ मदद हो जाएगी। चलिए हम उसके यहां चलें। यूं कहकर वे मुझे वहां ले गए। मी बेकर ने उस बहन को एक ओर ले जाकर उससे कुछ बातें की और उसने मुझे टिकाना स्वीकार किया। हफ्ते के 35 शिलिंग देने का निश्चय हुआ। मीटर बेकर वकील थे और कट्टर पादरी भी थे। वे अब भी जीवित हैं और आजकल केवल पादरी का ही काम करते हैं। वकालत उन्होंने छोड़ दी है, रुपए पैसे से सुखी हैं। उन्होंने मेरे साथ अब तक पत्र व्यवहार जारी रखा है। पत्रों का विषय एक ही होता है। वे अपने पत्रों में अलग अलग ढंग से ईसाई धर्म की उत्तमता की चर्चा करते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि ईसा को ईश्वर का एकमात्र पुत्र और तारणहार माने बिना परम शांति नहीं मिल सकती। हमारी पहली ही मुलाकात में मी बेकर ने धर्म संबंधी मेरी मनःस्थिति जान ली। मैंने उन्हें बता दिया, मैं जन्म से हिंदू हूं। इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहां हूं, क्या मानता हूं, मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन में गंभीरता से करना चाहता हूं। दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है। यह सब सुनकर एमएच बेकर खुश हुए और बोले, मैं स्वयं साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का एक डायरेक्टर हूं। मैंने अपने खर्चे से एक गिरजाघर बनवाया है। उसमें समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूं। मैं रंगभेद को नहीं मानता। मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी हैं। हम प्रतिदिन 1 बजे कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और आत्मा की शांति तथा प्रकाश, ज्ञान के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहां मैं अपने साथियों से भी आपकी पहचान करा दूंगा। वे सब आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वास है कि उनका समागम आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दूंगा, पर सच्ची पुस्तक तो बाइबल ही है। मेरी सलाह है कि आप उसे अवश्य पढ़िए। मैंने मीटर बेकर को धन्यवाद दिया और अपने बसाभर रोज 1 बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना स्वीकार किया। तो कल 1 ही बजे यहीं आइएगा। हम साथ ही प्रार्थना मंदिर चलेंगे। हम जुदा हुए। अधिक विचार करने की अभी मुझे फुर्सत नहीं थी। मैं मी जॉनस्टन के पास गया, बिल चुकाया, नए घर में पहुंचा, वहां भोजन किया। घर मालकिन भली स्त्री थी। उसने मेरे लिए अन्नाहार तैयार किया था। इस कुटुंब से घुल-मिल जाने में मुझे देर न लगी। भोजन से निबटकर मैं उन मित्र से मिलने गया जिनके नाम दादा अब्दुल्ला ने मुझे पत्र दिया था। उनसे जान पहचान हुई। हिंदुस्तानियों की दुर्दशा की विशेष बातें उनसे जानने को मिलीं। उन्होंने मुझसे अपने घर रहने का आग्रह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और मेरे लिए जो व्यवस्था हो चुकी थी उसकी बात कही। उन्होंने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा कि जिस चीज की आवश्यकता हो मैं उनसे मांग लूं। शाम हुई। ब्यालू की और मैं तो अपने कमरे में जाकर विचारों के चक्कर में पड़ गया। मैंने अपने लिए तुरंत कोई काम नहीं देखा। अब्दुल्ला सेठ को इसकी सूचना भेज दी। एमी बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है? उनके धर्मबंधुओं से मुझे क्या मिल सकेगा? ईसाई धर्म का अध्ययन मुझे किस हद तक करना चाहिए? हिंदू धर्म का साहित्य कहां से प्राप्त किया जाए? मैं एक ही निर्णय कर सका, मुझे जो भी पढ़ने को मिले उसे मैं निष्पक्ष भाव से पढूं और मी बेकर के समुदाय को भगवान जिस समय जो सुझा दे सो जवाब दूं। जब तक मैं अपने धर्म को पूरी तरह समझ न लूं, तब तक मुझे दूसरे धर्मों को अपनाने का विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह सोचता हुआ मैं निद्रावश हो गया। तो दोस्तों, ये था गांधी जी की जीवन यात्रा का अध्याय 35, प्रिटोरिया में पहला दिन। एक ऐसा दिन जिसने गांधी जी के अंदर
बदलाव की लौ जला दी। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। ऐसे ही आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि गांधी जी की आत्मकथा का अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।